तो फ्रेंड्स, आज हम लोग मोशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि मोशन गति क्या होता है। कुछ इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि मोशन के बारे में सबसे पहले किसने बताया गति। ठीक है, तो मोशन मोशन मतलब कि गति। ठीक है, गति के बारे में सबसे पहले प्राचीन काल में अगर देखें तो एरिस्टोटल ने इसके बारे में खगोलीय पिंड के आधार पे, यानी कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, पृथ्वी सूर्य की चार तरफ चक्कर घूम रही है गोल गोल, तो ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट बताया। ठीक है, तब एरिस्टोटल इसको इनको कहते हैं अरस्तु। ठीक है, अरस्तु कब 384 से 322 बीसी में इन्होंने सबसे पहले गति के बारे में बताया। फिर इसके बाद अगर हम लोग मोटा मोटी देखें तो सर आइजक न्यूटन ने 5 जुलाई 1687 को, ठीक है, 5 जुलाई 1687 को इन्होंने फिलॉसफी नेचुरलिस्ट, ठीक है, प्रिंसिपिया, ये ध्यान पे रखना है सबको। ठीक है, प्रिंसिपिया मैथमेटिका, ठीक है, कि एक जर्नल में इन्होंने मोशन गति के बारे में बताया। ठीक है, तो ये बुक एक जर्नल के रूप में पब्लिश कराया गया था न्यूटन के द्वारा, और इन्होंने यहाँ पे मोशन के बारे में बताया, गति के बारे में बताया। अब हम लोग जानने की कोशिश करें कि गति आखिर होता क्या है, लेकिन ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। अगर हम मोशन को देखें तो मोशन आप लोग बहुत बचपन से देखते आ रहे हैं। जैसे एक सेब है, नीचे गिर रहा है, न्यूटन ने इसके आधार पर 3 लॉ दे दिए, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। इसी के में जड़त्व में भी आता है कॉन्सेप्ट, इनर्शिया का कॉन्सेप्ट आता है, वो भी मोशन का ही पार्ट है। लेकिन हम लोग सबसे पहले बेसिक जानेंगे कि मोशन होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल है, ये यहाँ से यहाँ चल के आया, मूव करके आया। कैसे आया? तो मूव करके आया, तो अपना पोजीशन ए से बी पे गया। अगर ये पोजीशन अपना चेंज नहीं करता, अगर ये यहीं पे स्थिर रहता, ध्यान देने वाली ये बात है, अगर ये यहाँ पे स्थिर रहता तो हम लोग इसको बोलते कि ये जो वस्तु है, ये जो पिंड है या बॉडी है, ये क्या है आपका विरामावस्था में, रेस्ट की पोजीशन में है। कैसे है? रेस्ट की पोजीशन में। लेकिन अगर ये यहां से ट्रेवल करके यहां पे आ गया तो इस कंडीशन को हम लोग कहेंगे कि वस्तु अपनी गति की अवस्था में है। वस्तु कैसे? गति की अवस्था में। तो जब ये यहां से तय करके यहाँ डी डिस्टेंस को टी समय में आएगा, तो मान लीजिए यहाँ पे कुछ समय रहा होगा, 0 सेकेंड है, और ये ट्रेवल करके 5 सेकेंड में आ गया। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि जब ये समय के साथ चेंज किया, 0 से 5 सेकेंड में हुआ, तो यहाँ पे एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जो कि समय के सापेक्ष है। मतलब कि इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ गया। तो इस स्थिति में वस्तु को हम लोग कहेंगे ये गति की अवस्था में है। ठीक है, अब मोटा मोटी जो अभी तक कॉन्सेप्ट अवधारणा के तौर पे देखें तो मोशन गति को मुख्यतः 3 भाग में ही डिवाइड किया गया है। मुझे नहीं लगता है कि इस 3 के अलावा और भी कोई चौथा होगा। तो जो मोशन है वो आपका रेक्टिलिनियर होता है। रेक्टिलिनियर यानी इसको कह सकते हैं रेखीय।
इन शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे कि कोई वस्तु या कोई पिंड ऐसे मूव कर रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये रेक्टिलिनियर मोशन है। रेक्टिलिनियर मोशन ये भी कर सकते हैं अगर ये जिग जैग के कंडीशन में, तो ये चीज हम लोग स्पीड के टर्म में देखेंगे, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन ये है क्या, रेक्टिलिनियर का लिखिए, ठीक है, रेखीय का ही पार्ट है रेक्टिलिनियर मोशन का, ठीक है, रेखीय गति का। दूसरा होता है आपका क्या होता है आपका रोटेशनल। ये ध्यान देने वाली बहुत बात है। अब जो लोग आर्ट्स बैकग्राउंड के तो उनको रोटेशन वर्ड से कोई मतलब नहीं है। रिवॉल्यूशन, रोटेशन आप लोग ज्योग्राफी में टर्म आया है, पूरी तरीके से फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है। रोटेशन में होता क्या है कि ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये अपने एक्सिस के अराउंड ही मूव कर रहा है। सॉरी, ये आपकी एक्सिस के अराउंड क्या कर रहा है, आपका मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या आपका रोटेशनल मोशन है। रोटेशनल मोशन आपका सर्कुलर मोशन होता है, ये ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है। दूसरा होता है आपका पीरियोडिक मोशन। क्या होता है, पीरियोडिक, और इसको कह सकते हैं ऑसिलेटरी मोशन। क्या कह सकते हैं हम लोग, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। इसमें मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पे है और ये अपनी पोजीशन से यहाँ पे आया, फिर ये यहाँ पे आया, और फिर यहाँ से यहाँ पे गया, और फिर ये यहाँ से यहाँ पे आया, फिर यहाँ से आया यहाँ पे गया। मतलब कि अपना जो पोजीशन है वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जा रहा है, फिर इस पोजीशन पे इस पोजीशन पे आ रहा है। तो इस प्रकार के मोशन को हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं, और ये आपका रोटेशनल मोशन है। ये कभी भी आपका सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता है, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। रोटेशनल मोशन आपका जितना भी ये डिस्क हुआ, कोई सर्कुलर पाथ हुआ, ठीक है, ये सब क्या आपका रोटेशनल मोशन का ही पार्ट है, ठीक है। अब मोशन के बाद हम लोग यहाँ पे एक टर्म आता है स्पीड का, ठीक है। स्पीड के बारे में थोड़ा जानते हैं हम लोग, ठीक है। स्पीड को चाल सब जानते हैं। चाल क्या होता है आपका कि किसी, जैसे ये आपका एक पाथ है और एक समय के साथ ये t1 से t2 समय दूरी तय किया, और ये आपका डिस्टेंस है। तो जो आपका चाल होगा वो d बराबर क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल के केस में एक कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है, कि ये हमेशा स्केलर होता है। लेकिन इससे पहले, चाल को समझने से पहले हम लोग एक टर्म आता है डिस्टेंस और एक डिस्प्लेसमेंट वर्ड आता है, थोड़ा सा उसको जान लें। क्योंकि मोशन है तो मोशन को गति समझते हैं, गति के साथ साथ उसको चाल भी समझ लेते हैं, वेग भी समझ लेते हैं। ये मतलब कि मैं छोटे लेवल की बात करूँ, जैसे +2 लेवल के बहुत सारे बच्चे जो इस चीज़ को कंफ्यूज होते हैं, समझ नहीं पाते, क्योंकि ये अक्सर मैं क्लास में देख चुका हूँ ये चीज़ को, इसलिए मैं इस बात को रिपीट किया। दूरी का मतलब ये हुआ, जैसे ये कोई वस्तु है, यहाँ से तय करके यहाँ पे आ गया, ये वस्तु यहाँ से तय करके यहाँ पे आ गया, या कह लीजिए ये यहाँ से तय करके ऐसे ऐसे करके ये यहाँ पे पहुँचा। तो इस बात को हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस। लेकिन अगर यही दूरी यहां से चल के यहां पे सीधे आ गया, तो इसको कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या कहते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि डिस्प्लेस का मतलब ये होता है कि विस्थापित, एक जगह से दूसरे जगह पे जाना, मतलब कि पोजीशन का चेंज हुआ, यहाँ से आप यहाँ पे चले गए, मतलब कि विस्थापित हुए, ठीक है।
तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेकिन ये भी क्या है, एक पाथ को कवर किया तो डिस्टेंस है। तो ये कह सकते हैं हम लोग कि डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार का डिस्टेंस है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में पोजीशन का चेंज होता है, डिस्टेंस में पोजीशन का चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन पता नहीं है किस डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट विस्थापन के केस में होता है कि यहाँ पे डायरेक्शन पता होता है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट एक हमेशा सदिश राशि है, वेक्टर राशि। क्या है, वेक्टर होता है, हमेशा वेक्टर होता है। और जो आपका डिस्टेंस होता है, जैसे ये आपका डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये हमेशा आपका स्केलर होगा। क्या होगा, स्केलर। हिंदी में इसको अदिश राशि कहते हैं और इसको सदिश कहते हैं। ये हुआ आपका सदिश। सदिश अदिश को भी क्लास में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका स्केलर वेक्टर। अब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपका वेलोसिटी और स्पीड में अंतर क्या है, ठीक है। तो स्पीड और वेलोसिटी को देख लें। स्पीड का मतलब होता है, जो इसके पहले मैं भी आपको बता दिया कि चाल बराबर दूरी बटा समय। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन फिक्स नहीं था, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में ये क्या है आपका, मतलब कि पोजीशन D1 से D2 गया और T1 से T2 समय गया। इस केस से इसमें आपका क्या आता है, हमेशा ये डिस्टेंस के टर्म में होता है। ये हमेशा क्या होता है, आपके डिस्टेंस के टर्म में होता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमेशा आपका पोजीशन के टर्म में होता है। तो इससे आपका मुझे जो बताना था, डिस्प्लेसमेंट हमेशा वेलोसिटी डिफाइन होता है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा वेलोसिटी डिफाइन होता है। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, इसको देख लें। जैसे ये दूरी है, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट है, ये यहाँ से जब यहाँ पे आया, तो अगर इस पाथ पे आया तो ये तो पॉजिटिव है, और जब इससे इस पाथ पे जाएगा तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो नेगेटिव हो गया। अगर ये दोनों पोजीशन एक दूसरे पे कोलाइड कर गया तो आपका ये जीरो हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जान लेते हैं कि आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के साथ साथ हम लोग स्पीड और वेलोसिटी जानने की कोशिश किए, ठीक है। दोनों का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होता है, दोनों का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होता है, ठीक है। थैंक यू।